नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की अपनी स्वाध्याय श्रृंखला चल रही है और इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा इन सभी को समझते हुए मार्गणा स्थान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मार्गणा स्थान में 14 प्रकार के भेद किए गए, जिसमें से गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा पर अपनी चर्चा हो चुकी है। पिछली कुछ कक्षाओं से हम योग मार्गणा पर चर्चा कर रहे हैं। योग मार्गणा में 15 प्रकार के योग बताए, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। पहले हमने मन और वचन इनके जो 8 भेद किए गए हैं उन पर अपन ने चर्चा की। फिर इसके बाद अपन 7 योग पर चर्चा कर रहे थे। 7 योगों में से 7 प्रकार के योगों का स्वरूप समझने के बाद अब यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो कर्म और नुकर्म परमाणुओं के बंध का और उनका उत्कृष्ट संचय कब होता है और उनका उदय किस रूप में होता है, इस पर अपना प्रसंग थोड़ा सा चल रहा है। पिछली कक्षा में अपन ने उत्कृष्ट संचय के बारे में समझा था। पहले अपन ने ये समझा था नोकर्म और कर्म किसे कहते हैं। तो जो 5 प्रकार के शरीर हैं, इन 5 प्रकार के शरीरों में औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, इन 4 प्रकार के शरीरों की जो वर्गणाएं हैं उनको हम नो कर्म वर्गणा कहते हैं। और जो कार्मण शरीर है उस कार्मण शरीर के योग्य जो वर्गणाएं होती हैं उनको हम कर्म कहते हैं, जो 8 ज्ञानवर्ण आदि कर्मों में विभाजित हो जाता है। तो ऐसे 2 प्रकार की वर्गणाएं हो गई, नो कर्म वर्गणा और कर्म वर्गणा। अब इनका जो बंध होता है वो बंध कैसे होता है, तो एक बंध प्रकरण अलग चीज है। वो कर्मों के बंध के कारण वो अपन सर्वार सिद्धि में पढ़ चुके हैं, तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले वर्षों में जब आप लोग जीव कांड के बाद कर्म कांड पढ़ेंगे तो कर्म के विशेष बंध की चर्चा आएगी। अभी यहाँ पर सामान्य से बंध का प्रकरण चल रहा है कि नोकर्म वर्गणाओं का जो बंध होता है, तो वो जो नोकर्म वर्गणाओं का बंध हम कर रहे हैं ये कौन सी वर्गणाओं का बंध करते हैं। तो सबसे पहले इधर इन्होंने बताया था विश्र सोपचय जो होता है, उन विश्र सोपचय रूप कर्म वर्गणाएं और नोकर्म वर्गणाओं को यह आत्मा अपने राग द्वेष आदि भाव कर्मों के माध्यम से बांधती है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, नोकर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म कौन से हैं, जो कार्मर वर्गणा है वो 8 प्रकार के कर्म रूप जब बन जाती है तो उसको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। जो शरीर के योग्य, जो 4 प्रकार के शरीर के योग्य औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, इनके योग्य जो वर्गणाएं हैं, इन वर्गणाओं का ग्रहण, तो ये नोकर्म वर्गणाएं हैं, इसको नोकर्म कहते हैं। और भाव कर्म किसे कहते हैं, कर्म के उदय में जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो भाव कर्म कहलाता है। तो जैसे ही हमारे राग द्वेष परिणाम होंगे तो जो इस आत्मा के साथ कर्म और नो कर्म रूप से जो वर्गणाएं चिपकी हैं वो तो चिपक ही गई हैं, वो तो बंध को प्राप्त हो चुकी हैं और अपना स्थिति प्रमाण आत्मा से बंध को प्राप्त रहेंगी। स्थिति खत्म होते ही वो निर्जरित हो जाएंगी। लेकिन इनके साथ साथ आत्मा के उन नोकर्म और कर्म वर्गणाओं के प्रत्येक परमाणु पर अनंतानंत नोकर्म और कर्म के परमाणु और ऐसे भी बैठे हुए हैं जो अभी नोकर्म रूप से परिवर्तित नहीं हुए या कर्म रूप से परिवर्तित नहीं हुए, जो अभी
आत्मा से बंध को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बंध को प्राप्त होंगे। बस ये बात अपन को समझनी है कि अगले ही समय में, जैसे इस समय हमने राग द्वेष किया, तो कौन से परमाणुओं का बंध होगा? जो हमारी आत्मा पर चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं पहले से आकर के, उनको हमने आपको उदाहरण दिया था, लाइन में लगे हुए हैं टिकट विंडो पर, तो पहले व्यक्ति को टिकट मिली, अब किसका नंबर आएगा? दूसरे वाले का। बस इसी तरह से इधर भी नंबर लगे हुए हैं। तो ऐसे अनंतानंत परमाणु हमारी आत्मा के साथ, उन कर्म नो कर्म जो बंधा हुआ है उसके साथ भी प्रत्येक परमाणु पर अनंतानंत परमाणु चिपके हुए हैं, बंध को प्राप्त होने वाले हैं। इस प्रकार से ये विश्व उपचय का स्वरूप समझा था। फिर अपन ने देखा था उत्कृष्ट संचय कब होता है, तो इसमें बताया था, जैसे उत्कृष्ट संचय को हमने आपको समझाया था कि औदारिक शरीर के योग्य हम प्रति समय वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं। कितनी वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का मतलब अनंतानंत परमाणुओं को हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। इधर इन्होंने परिभाषा बताई थी, अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गणा, और ऐसी अनंतानंत वर्गणाओं का समूह एक समय प्रबद्ध है। वो जो समय प्रबद्ध हम ग्रहण करते जा रहे हैं, तो वो जो समय प्रबद्ध परमाणु हमने ग्रहण किए, वो एक ही समय में उदय में नहीं आ जाएंगे। मान लो अभी हमने 9:01 पर जो परमाणुओं को, अनंतानंत परमाणुओं को ग्रहण किया, वो क्या 9:02 में उदय में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। उनकी स्थिति कितनी है? यदि उनकी स्थिति 10 वर्ष की है, तो वो 10 वर्ष तक उदय में आएंगे। अब वो 10 वर्ष तक उदय में आएंगे, तो पहले समय में कितने आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, ये प्रसंग आज अपन को समझना है। तो ऐसे जब 10 वर्ष तक की लाइन खिंच गई, मान लो हमने 1 लाख परमाणुओं को लिया आज 9:01 पर, तो वो 1 लाख परमाणु बंध को प्राप्त होगा। वो 1 लाख को उदय में आने में 10 वर्ष लगेंगे। तो पहले समय में कितने उदय में आएंगे? हो सकता है 100 परमाणु आए, अगले समय में और कम आएंगे 80, फिर और अगले समय में 70, फिर और अगले समय में 60, ऐसे घटते 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 फिर लास्ट में जाकर के जब 10 वर्ष पूरे होंगे, तब जाकर के कुछ 2-1 परमाणु बचेंगे, वो उदय में आएंगे। तो ये एक क्रम होता है, इस क्रम को अपन को समझना है। इसी को हम गुण हानि, गुण आयाम और नाना गुण हानि कहते हैं। तो ये इधर बता रहे हैं कि हमने मान लो इस समय भी समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण किया, फिर एक समय बाद फिर अगले समय भी समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण किया, फिर अगले समय बाद ग्रहण कर रहे हैं। तो हम प्रति समय ग्रहण कितना कर रहे हैं? अनंतानंत। लेकिन उदय में क्या अनंतानंत आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो फिर उनका संचय होता जाएगा, इकट्ठे होते जाएंगे, और जब इकट्ठे होते जाएंगे तो एक समय, अंत समय ऐसा आएगा जो आयु का अंतिम समय होगा कि उस समय इनके परमाणु सर्वाधिक स्टोरेज हो गया हमारे पास। वो उस समय सबसे उत्कृष्ट संचय कहलाएगा। अब इसमें अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। औदारिक के साथ अलग स्थिति बनती है, बैक्टीरियक के साथ अलग, आहारक के साथ अलग, और तेजस कार्बन के साथ अलग। क्योंकि तेजस और कार्बन जो वर्गणाएं हैं, ये कई भवों तक चलती हैं, एक भव से अन्य भव में भी साथ में जाती हैं। लेकिन औदारिक बैक्टीरियक की वर्गणाएं एक भव से दूसरे भव में साथ में नहीं जाती। मान लो हमको ये औदारिक शरीर मिला है, और हम अभी औदारिक इस काय योग के कारण से औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण हमारी आत्मा से हो रहा है, क्या ये अगले भाव में भी हमारी इनकी स्थिति बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी, क्योंकि इस पर्याय से मरण हुआ, और हो सकता है अगला भाव हमारा देवों का है। तो देवों का होगा तो फिर तो वहां तो हमें बैक्टीरियक परमाणु मिलेंगे। तो इन औदारिक वर्गणाओं का क्या होगा? ये जितनी भी औदारिक वर्गणाएं, औदारिक परमाणु है, ये मृत्यु के समय, इस आयु के अंतिम समय में सब एक साथ झड़ जाएंगे। तो जो आयु का अंतिम समय होगा, उस अंतिम समय में सर्वाधिक परमाणुओं का संचय हुआ करता है। ये इसमें अपन ने समझा था। ये जो उत्कृष्ट संचय होता है, ये 6 कारणों से होता है। वो 6 कारण अपन ने देखे थे। एक भवाद्दा देखी थी, एक आयु देखी थी, एक उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्लेश परिणाम। तो ऐसे इन्होंने 6 कारण बताए थे। जो जीव इन 6 कारणों से होकर के गुजरता है, जिसके ये 6 कारण मिल जाते हैं, तब जाकर के उसके आयु के अंत समय में वो उत्कृष्ट संचय
बैक्टीरियक परमाणुओं का या औदारिक परमाणुओं का या तेजस वर्गणाओं का, इनका सबका उत्कृष्ट संचय हुआ करता है। आगे आने वाली जो गाथाएं पढ़े हैं उसमें बताएंगे कि औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय कौन करता है, बैक्टीरियक शरीर का उत्कृष्ट संचय कौन करता है, आहारक शरीर का और तेजस कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय कौन से जीव को होता है और किन परिस्थितियों में होता है, ये आगे आने वाली गाथाओं में आएगा। आज की कक्षा में अपन को यह समझना है कि प्रति समय हम समय प्रबद्ध परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो परमाणुओं का ग्रहण किया इनकी निर्जरा कैसे होती है, एक एक निषेक करके उदय में आता है। तो ये एक निषेक क्या कहलाता है? क्या एक निषेक जैसे समय प्रबद्ध है, समय प्रबद्ध में अनंतानंत परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो एक राशि बता दी कि अनंतानंत परमाणु हमारे ग्रहण होंगे। इसी तरह से प्रति समय अनंतानंत परमाणु उदय में आते हैं। तो अब जब प्रति समय अनंतानंत परमाणु उदय में आ रहे हैं तो निषेक क्या कहलाता है? एक निषेक में कितने परमाणु उदय में आएंगे? क्या इस निषेक की जो राशि है, जो परमाणु है, वो परमाणु फिक्स है कि हर निषेक में 200 परमाणु ही होंगे या हर निषेक में 500 परमाणु ही होंगे? नहीं, ये संख्या निश्चित नहीं है, ये घटती 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 रहती है। कैसे घटती है, कैसे उदय में आता है, इसको हम समझेंगे। इसी को हम गुण हानि, गुण आयाम, नाना गुण हानि और एक शब्द और आएगा 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु प्रति समय सत्ता में रहते हैं। तो ये क्या प्रसंग है, इन सभी प्रसंगों को आज की कक्षा में अपन बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे, उदाहरण से पढ़ेंगे, कैसे इसकी अंक संदृष्टि लगाई जाती है इसको देखेंगे। पहले अपन पहली गाथा देखते हैं और उस गाथा का आधार लेकर के आज के प्रसंग को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखें, गाथा नंबर 252 तक अपन ने देख लिया था, 253 देखना है। 252 में इन्होंने 5 प्रकार के शरीरों की स्थिति बताई थी कि उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है। औदारिक शरीर 3 पल्य तक रहता है, बैक्टीरियक शरीर 33 सागर तक रहेगा, आहारक शरीर अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, तेजस शरीर की जो वर्गणाएं एक बार बंध को प्राप्त होती हैं तो वो 66 सागर तक रह सकती हैं, और कार्बन शरीर की जो वर्गणाएं हैं जो कर्मरूप हो जाती हैं वो स्थिति प्रत्येक कर्म की अलग अलग है। मोहिनी कर्म की सर्वाधिक होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की मात्र 33 सागर। तो ये सभी प्रकार के शरीरों की स्थिति देखी थी। अब इसको अपन अगली गाथा में देखते हैं, कुछ और विशेषताएं बता रहे हैं। गाथा नंबर 253। अंतो मुहूर्तमेत्तम, अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिम तेगाणम, गुणहानि होदि आदिम तेगाणम पल्ला संखेज दिमम, पल्ला संखेज दिमम गुणहानि तेज कम्माणम, गुणहानि तेज कम्माणम अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिम तेगाणम पल्ला संखेज दिमम गुणहानि तेज कम्माणम। देखिए, इस गाथा को समझे, इधर बता रहे हैं अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिम तिगाणम, आदिम यानी प्रारंभ के, तिगाणम, तिगाणम का मतलब 3 शरीरों को, गाणम का मतलब होता है गात्र, गात्र यानी होता है शरीर। तो 3 शरीरों के, प्रारंभ के 3 शरीर कौन से? औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक। इन 3 प्रकार के जो शरीर हैं इनकी जो गुण हानि होती है वो अंतो मुहूर्तमेत्तम, वो अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। मतलब क्या हुआ? गुण हानि को अपन समझ लें कि जब भी हम कोई अनंतानंत परमाणुओं को ग्रहण करते हैं समय प्रबद्ध प्रमाण, और उनकी स्थिति मान लो 100 वर्ष की है, तो उस 100 वर्ष के दौरान अब उनके अंतर मुहूर्त प्रमाण करके ऐसे अलग अलग समय का एक एक ग्रुप बनेगा। प्रथम अंतर मुहूर्त, फिर दूसरा अंतर मुहूर्त, फिर तीसरा अंतर मुहूर्त, फिर चौथा अंतर मुहूर्त, फिर 5वां अंतर मुहूर्त। अब एक एक अंतर मुहूर्त में असंख्यातों समय होंगे, एक अंतर मुहूर्त में असंख्यातों समय। तो जो एक अंतर मुहूर्त के असंख्यात समय है उसको बोलते हैं गुण हानि आयाम, और एक अंतर मुहूर्त को बोलेंगे गुण हानि। अब ऐसे कितने अंतर मुहूर्त 100 वर्ष में हो जाएंगे? तो 100 वर्ष में कितने अंतर मुहूर्त होंगे
वो अंतर मुहूर्त की जो संख्या निकलेगी उसको बोलते हैं नाना गुण हानि। तो ऐसे 3 शब्द मिलेंगे, एक गुण हानि, एक गुण हानि आयाम और एक होता है नाना गुण हानि। तो इधर बता रहे हैं कि जो प्रारंभ के 3 शरीर हैं उनकी जो गुण हानि बनती है वो अंतर मुहूर्त प्रमाण बनती है। मतलब यदि औदारिक शरीर हमको मिला है और औदारिक शरीर की स्थिति 3 पल्य की है, तो 3 पल्य में अंतर मुहूर्त का हम विभाग करके ये निकालेंगे कि 3 पल्य के कितने अंतर मुहूर्त बनेंगे। जितने अंतर मुहूर्त बनेंगे उतनी गुणहानियां कहलाएंगी। एक अंतर मुहूर्त की एक गुणहानि होगी। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में एक गुणहानि अंतर मुहूर्त की होगी। और अब औदारिक शरीर 3 पल्य का है तो अंतर मुहूर्त कितने होंगे 3 पल्य में, उतनी गुणहानि हो जाएंगी। वैक्रियक शरीर 33 सागर तक रहता है तो 33 सागर में कितने अंतर मुहूर्त होंगे, उतनी गुणहानि वैक्रियक शरीर की कहलाएंगी। पर आहारक शरीर तो अंतर मुहूर्त प्रमाण ही होता है। तो उस अंतर मुहूर्त के भी हम 2 भेद करेंगे, एक जघन्य अंतर मुहूर्त, एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो जघन्य अंतर मुहूर्त प्रमाण 1 गुणहानि होगी और फिर जघन्य अंतर मुहूर्त जितना भी उसका समय है उसके विभाग करेंगे कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में कितने जघन्य अंतर मुहूर्त होंगे, उतनी उनकी गुणहानियां कहलाएंगी। ऐसा अपन जब करेंगे तो ये गुणहानि इनकी तीनों शरीरों की निकल आएंगी। कार्मण शरीर और तेजस शरीर में एक गुणहानि कितनी बड़ी होती है, तो लिख रहे हैं पल्ल असंख्येज्य दिमम, मतलब पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणहानि तेज कम्माणम। तेजस और कार्मण शरीर की जो गुणहानि होती है वो एक गुणहानि पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है। और पल्य का असंख्यात्मा भाग असंख्यात वर्ष होता है। तो यहां देखो औदारिक, वैक्रियक और आहारक की तो मात्र एक गुणहानि अंतर मुहूर्त की है और यहां एक गुणहानि पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण है, मतलब असंख्यातों वर्ष की एक गुणहानि होती है। फिर उस गुणहानि के हिसाब से नाना गुणहानि बनेंगी और उनका अपन गुणहानि आयाम निकालेंगे। इस गाथा को अपन केवल इतना समझ लें अभी कि प्रारंभ के 3 शरीरों की एक गुणहानि अंतर मुहूर्त की होती है और अंत के जो 2 शरीर तेजस और कार्मण शरीर है इनकी गुणहानि पल्य का असंख्यातवा भाग प्रमाण होती है। अब इसको अपन बोर्ड पर देखेंगे, अंक संदृष्टि से देखेंगे तो विषय थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखें बोर्ड पर। आइए देखें, सबसे पहले अपन को बोर्ड पर ऐसा एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये चार्ट आपने किताबों में भी देखा होगा। इस चार्ट में गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि, ये सारी संख्याएं इसमें दी हुई हैं। अब इधर अपन को ये समझना है कि जब भी कोई हम कर्म बंध करते हैं तो उस कर्म बंध में या नोकर्म वर्गणाओं का बंध होता है तो एक स्थिति पड़ती है कि वो नोकर्म वर्गणा या कर्म वर्गणा कब तक इस आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होगी। और उस समय कुछ ना कुछ हम परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं जिसको हम समय प्रबद्ध परमाणु कहते हैं। तो वो जो समय प्रबद्ध परमाणु है उनकी स्थिति जो पड़ती है उस स्थिति पर्यंत ये परमाणु फैल जाते हैं और फैल करके फिर उदय में आते हैं। जब ये उदय में आते हैं तो इनका एक क्रम होता है कि सबसे पहले समय में सर्वाधिक परमाणु उदय में आते हैं और धीरे धीरे फिर घटते 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 अंतिम समय में सबसे कम परमाणु उदय में आते हैं। यहां एक उदाहरण जो दिया गया है इसको अपन समझते हैं, क्योंकि समय प्रबद्ध होता है अनंतानंत। अब उस अनंतानंत का तो अपन गुणाभाग कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इधर इन्होंने एक अंक संदृष्टि दी हुई है। अंक संदृष्टि में ये समझना है कि जिसको हम समय प्रबद्ध कह रहे हैं, माना कि समय प्रबद्ध बराबर 6300 परमाणु। कितने परमाणु? 6300। मतलब प्रति समय हम 6300 परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं। अब ये जो 6300 परमाणु है इनकी स्थिति पड़ी, इनकी स्थिति कितनी पड़ी? 48 समय की। कितने समय की? 48 समय की। मतलब 48 समय में ये 6300 परमाणु उदय में आएंगे। तो ये किस क्रम से आएंगे? तो एक एक गुण हानि बनेगी और ऐसी 6 गुणहानियां बन गई। ये पहली गुणहानि, एक कॉलम देखें, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 कॉलम बने हैं। तो ये पहली गुणहानि है, ये दूसरी गुणहानि, ये तीसरी गुणहानि, ये चौथी गुणहानि, ये पांचवी और ये छठवीं। तो ये 6 गुणहानि हो गई, इसीलिए इसको बोलेंगे हम नाना गुणहानि। एक से अधिक जितनी संख्या होगी तो उन सबको टोटल मिलाकर के बोलते हैं नाना गुणहानि।
और एक को बोलेंगे एक गुण हानि। और एक गुण हानि में कितने समय हुए? यदि मान लो हमारे 48 समय में 6 गुण हानि हो रही है, 48 समय था, 48 समय में कितनी गुण हानि हुई? 6 गुण हानि। तो एक गुण हानि में कितने समय होंगे? 8 समय होंगे। यदि 48 समय की हमारी स्थिति है और 48 समय की स्थिति में 6 गुण हानियां होती हैं, तो एक गुण हानि में कितने समय होंगे? 6 का भाग लगा दें हम 48 में तो 8 आएगा। इसका मतलब है एक में 8 समय होंगे। एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां समय, ऐसे 8 समय होंगे। इन 8 समयों का एक जो ग्रुप बना, इसको बोलते हैं गुण हानि आयाम। ये कहलाएगा गुण हानि आयाम। आयाम का मतलब लंबाई। एक गुण हानि की लंबाई कितने समय की है? तो वो 8 समय की हो गई। 8 समय की एक गुण हानि, तो 48 समय की स्थिति है तो कितनी गुण हानि? 6 गुण हानि। 8 का भाग 48 में लगाएंगे तो गुण हानियों की संख्या निकल आएगी, और गुण हानियों का भाग समय में लगाएंगे स्थिति में तो एक गुण हानि का आयाम निकल आएगा। बात बराबर है। 8 का भाग 48 में लगाएंगे तो 6 आएगा, और 6 का भाग 48 में लगाएंगे तो 8 आएगा। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखें, कभी अपन ने तिलक लगाया हो तो तिलक कैसे लगाया जाता है? माथे पर तिलक लगाते हैं तो नीचे से आकार ऐसा बड़ा होता है, फिर ये धीरे धीरे ऐसा ये कम होने लगता है। तो ये जो तिलक की आकृति बनती है, नीचे चौड़ाई ज्यादा है और फिर ऊपर ऊपर कम है। इसका मतलब यह है कि नीचे जो पहला प्रदेश जब उदय में आएगा, पहला निषेक उदय में आएगा, उसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये परमाणुओं की संख्या लिखी है। कुल अपन ने 6300 परमाणुओं को लिए समय प्रबद्ध को, वो 48 समय के लिए बंधे हैं। तो कैसे उदय में आएंगे? प्रथम समय में 512 परमाणु उदय में आएंगे, ये सर्वाधिक है। दूसरे समय में अब कम हो गए। कितना कम हुए? इधर 32 कम किया है। इन सबकी एक विधि है कि कितना कितना कम करना है, ये एक इसकी विधि कही गई है। तो पहले में 32 कम करेंगे तो पहली गुण हानि में 32 कम होंगे, तो दूसरी गुण हानि में उसके आधे कम होंगे, मतलब 16 कम होंगे। फिर तीसरी में और आधे हो जाएंगे तो 8-8 कम करेंगे। चौथी में और आधे हो जाएंगे तो 4-4 करेंगे। फिर और आधे करेंगे तो 2-2, और फिर और आधे करें तो 1-1। तो ऐसे कम कम करते करते तो 512 में से 32 कम किए तो 480, फिर 32 कम किए तो 448, फिर 32 कम किए तो 416, फिर 32 कम किए तो 384, फिर 32 कम किए तो 352, फिर 32 कम किए 320, और फिर 32 कम किए 288। फिर 32 कम करके ये अब दूसरी गुण हानि शुरू हो रही 256। अब इधर से 16-16 कम होंगे, फिर इधर से 8-8 कम होंगे, फिर इधर से 4-4, फिर 2, और फिर 1-1 कम होते होते इधर 9। मतलब सर्वाधिक परमाणु प्रथम समय में उदय में आएंगे और सबसे कम परमाणु लास्ट समय में उदय में आएंगे। अब प्रश्न मन में आ रहा होगा कि अभी तो अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी शरीर की जो उत्कृष्ट स्थिति या उत्कृष्ट संचय होता है वो आयु के अंतिम समय में होता है, और इधर जो अंतिम समय हो रहा है वो तो 9 है केवल। तो इधर 9 हो रहे हैं और आप कह रहे उत्कृष्ट संचय होगा। उत्कृष्ट संचय कैसे होगा इसको भी समझे। ये हमने एक समय की स्थिति बताई, 48 समय के मतलब पहले समय वाला। पहले समय में जो हमने 6300 परमाणुओं का बंद किया, अब ये 6300 परमाणु प्रति समय बंद कर रहे हैं हम। समय प्रबद्ध परमाणु, समय प्रबद्ध का मतलब प्रति समय अनंतानंत परमाणुओं को ले रहे हैं। तो पहले समय में जो हमने 6300 लिए थे ये उनका हिसाब है। अब दूसरे समय में फिर 6300 लेंगे, तो दूसरे समय में जब 6300 लेंगे तो वो कितने समय के लिए होंगे? वो 47 समय के लिए होंगे। फिर तीसरे समय में लेंगे वो 46 समय के लिए होंगे, क्योंकि कुल स्थिति तो 48 समय की है। जो औदारिक और बैक्टीरियक शरीर होते हैं ये आयु प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि आयु के अंत में ये औदारिक शरीर छूटना है। तो इनकी स्थिति जो बनती है, जिस समय हमने पहली बार योग किया और जन्म स्थान पर पहुंच के औदारिक वर्गणाओं को लिया है, वो पहले समय के औदारिक वर्गणाओं की स्थिति 3 पल्ले की है, तो दूसरे समय की 1 समय कम 3 पल्ले होगा। फिर तीसरे समय की होगी वो 2 समय कम 3 पल्ले होगा, क्योंकि 3 पल्ले के बाद तो शरीर ही छूट जाएगा। तो उनकी स्थिति उतनी कम होती जाएगी, उतनी कम। जो लास्ट समय में आयु के अंतिम समय में भी हम समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण करेंगे तो उनकी स्थिति कितनी होगी? उनकी एक ही समय की स्थिति होगी, क्योंकि जैसे जो व्यक्ति जो जीव मर रहा है
उस समय भी उसके योग हो रहा कि नहीं हो रहा, लास्ट समय उस समय भी योग है, और उस समय योग है तो वो औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो उसकी स्थिति कितनी होगी, क्या उसकी स्थिति भी तीन पल्य की मानेंगे? यदि उसकी स्थिति तीन पल्य की मान लिए तो फिर क्या औदारिक शरीर फिर से बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, वो तो मरने वाला है, और मरेगा तो यह औदारिक शरीर छूटेगा। तो वो जो अंत समय की स्थिति होती है वो एक समय की स्थिति ही बांधता है। तो औदारिक और वैक्रियक इन दो शरीरों के साथ ऐसा है कि ये दो शरीर आयु प्रमाण स्थिति के ही होते हैं, जितनी आयु है। आहारक शरीर केवल अंतर्मुहूर्त की स्थिति का होता है। तेजस और कार्बन शरीर तो अगले भाव में भी जा सकते हैं, इसलिए उनकी स्थिति अलग अलग होती है। तो ऐसे अंत समय में 9 परमाणु इसके उदय में आएंगे। तो इस प्रकार से ये एक समय में बांधे हुए जो कर्म परमाणु या नो कर्म परमाणु है वो अपनी स्थिति पर्यंत इस तरह से फैल जाते हैं और इस तरह से उनका विभाग होता जाता है। ये गाथा में जो अपन ने पढ़ा था कि आदिम तिगाणम, प्रारंभ के 3 शरीरों की जो गुण हानि होती है वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। तो ये अपन ने जो 8 समय प्रमाण लगाई है इनकी अंतर्मुहूर्त प्रमाण होगी। तो अंतर्मुहूर्त में कितने समय होंगे, जितने समय होंगे ये फिर उतने समय में बटेंगे। जो अभी अपन ने 8 समय में बांटे हैं वो फिर उतने समय में बटेंगे जितने समय आएंगे। और 3 पल्य की आयु है तो 3 पल्य की आयु में जितने अंतर मुहूर्त होंगे उतनी ये गुणहानि होंगी। समझ में आ गया? इसमें अंतर मुहूर्त की एक गुणहानि लिखी है, एक गुणहानि ये अंतर मुहूर्त की है। तो दूसरा अंतर मुहूर्त, फिर तीसरा अंतर मुहूर्त, फिर चौथा अंतर मुहूर्त। तो 3 पल्य की स्थिति में कितने अंतर मुहूर्त होंगे? तो 3 पल्य की स्थिति निकालो, फिर उसमें अंतर मुहूर्त का भाग लगाओगे तो जितनी संख्या निकलेगी उतनी गुणहानियां हो गई। तो ये हो गई नाना गुणहानि। और एक गुणहानि अंतर मुहूर्त की, एक गुणहानि में आयाम कितना होगा? तो एक अंतर मुहूर्त में जितने समय होंगे उतना उसका आयाम कहलाएगा। तो इसमें 8 समय है तो 8 समय का आयाम हो गया। ये 8 समय की गुणहानि हुई। और ऐसी गुणहानि कितनी है? 6 गुणहानि है। बस ये समझना है। ये प्रारंभ के 3 शरीरों की। जब तेजस और कार्बन शरीर की बात करेंगे तो यही गुणहानि जो इधर अंतर मुहूर्त की लगा रहे हैं यही पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण होगी। एक गुणहानि से दूसरी गुणहानि में जो परमाणु उदय में आते हैं ये आधे 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 होते जाते हैं। इसीलिए ये एक गुणहानि का एक कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम दूसरी गुणहानि होगी, उसमें जस्ट आधे हो जाएंगे। इधर 32 कम कर रहे थे, इधर 16 कम कर रहे हैं। इधर पर 8 कम करेंगे, इधर पर 4 कम करेंगे। ऐसे ही उधर पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण एक गुणहानि है तो पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण एक सा घटना चलेगा। जितने जितने परमाणु घटेंगे वो बराबर घटेंगे। फिर पल्य के असंख्यात में भाग के बाद फिर दूसरी गुणहानि शुरू होगी तो फिर जस्ट जितना घट रहे थे उसका आधा हो जाएगा। ऐसे परमाणु घटते घटते जाते हैं तो वो तेजस और कार्बन की स्थिति बनती है। तो ये गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि, ये 3 शब्द अपन को समझ में आ गए होंगे। आगे की गाथा पढ़ेंगे तो आगे का विषय और स्पष्ट होता चला जाएगा। आइए देखें, आगे की गाथा देखते हैं। एकम समय पबद्धम, एकम समय पबद्धम बंधदि एकम उदेदि चरी मम्ही, बंधदि एकम उदेदि चरी मम्ही, गुणहाणीण दिवड्ढम, गुणहाणीण दिवड्ढम, समय पबद्धम हवे सत्तम, समय पबद्धम हवे सत्तम। एकम समय पबद्धम बंधदि एकम उदेदि चरी मम्ही, गुणहाणीण दिवड्ढम, समय पबद्धम हवे सत्तम। देखें, इधर बता रहे हैं कि एक समय में कितने परमाणुओं का उदय होता है, कितने परमाणुओं का बंद होता है और कितने परमाणु सत्ता में रहते हैं। इसका वर्णन इस गाथा में किया जा रहा है। तो अपन देखें, एकम समय पबद्धम बंधदि, प्रत्येक समय में एक एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं का बंद होता है। समय प्रबद्ध अपन ने समझ लिया, अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गणा और अनंतानंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध। तो प्रति समय अनंतानंत परमाणुओं को हम बांधते हैं। उदय में कितने आते हैं? एकम उदेदि। और इसी तरह से एक समय प्रबद्ध परमाणु उदय में आते हैं। तो एक समय प्रबद्ध बांधा और एक समय प्रबद्ध उदय में आ जाता है। अनंतानंत परमाणु बांधे, अनंतानंत परमाणु उदय में आए।
अब ये कैसे हो जाएगा? जिन परमाणुओं को हमने ये 6300 बांधे थे, तो ये तो 6348 समय में उदय में आ रहे हैं। तो ये 6300 में से प्रथम समय में तो मात्र 512 उदय में आए, तो ये कहां समय प्रबद्ध हुआ? तो यदि औदारिक की बात करेंगे तो ये औदारिक और वैक्रियक में तो देखो क्या है कि आयु प्रमाण ही शरीर रहता है, और जैसे ही एक भाव समाप्त होता है दूसरा शरीर मिलेगा, तो उस दूसरे शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे। तो जैसे हमने इस मनुष्य भाव में ये जो औदारिक शरीर प्राप्त किया, इसके प्रथम समय में हमने 6300 परमाणु लिए थे, तो प्रथम समय में तो 512 ही उदय में आएंगे, समय प्रबद्ध 6300 नहीं आएंगे, क्योंकि है ही नहीं, पुराने तो है नहीं। पहले समय के 512 आएंगे, दूसरे समय में 480। तो अब दूसरे समय में कितने उदय में आएंगे? दूसरे समय में ये देखना है, पहले समय में 6300 बांधे थे तो 512 उदय में आए। अब दूसरे समय में पहले समय के बांधे हुए के 480 उदय में आएंगे, और दूसरे समय में भी तो हम 6300 बांधेंगे तो उसके 512 उदय में आएंगे। तो 480 और 512 जुड़ जाएंगे तो 992 परमाणु उदय में आएंगे। दूसरे समय में कितने परमाणु उदय में आएंगे? 992। अब तीसरे समय में कितने उदय में आएंगे? तो जो पहले समय में बांधे थे उसका तीसरा समय है तो 448, जो दूसरे समय में बांधे उसका दूसरा समय होगा तो 480, और जो तीसरे समय में बांधे उनके 512 उदय में आएंगे। तो इन तीनों का टोटल उदय में आएगा। चौथे समय में कितने उदय में आएंगे? तो इन 4 का टोटल उदय में आएगा। पांचवें समय में इन 5 का टोटल उदय में आएगा। छठवें समय में इन 6 का टोटल उदय में आएगा। अब इसी तरह से 48वें समय में कितने उदय में आएंगे? तो इस 48वें समय में इन सब का टोटल करो, इन सबको जोड़ो, तो इतने 6300 परमाणु उदय में आएंगे। तो 6300 परमाणु उदय में आ गए, तो एक समय प्रबद्ध का बंध होगा और एक समय प्रबद्ध उदय में आएगा। ये कब होगा? ये औदारिक आदि शरीरों में इतनी स्थिति निकलने के बाद होगा। लेकिन यदि कार्मण शरीर और तेजस शरीर की बात करें तो कार्मण कर्म वर्गणाएं तो हम पूर्व के भवों से भी बांध करके आए हैं, तेजस वर्गणाएं तो पूर्व के भवों से भी बांध करके आए हैं, तो उनका समय प्रबद्ध प्रति समय भी हो जाएगा। पहले समय में भी इस भाव में आए और प्रथम समय में कितने परमाणु उदय में आ रहे हैं? कार्मण वर्गणा के तो समय प्रबद्ध ही उदय में आएंगे। अब समय प्रबद्ध उदय में आ रहे हैं, समय प्रबद्ध बंद हो रहा है। सत्ता में एक समय में कितने परमाणु रहेंगे? तब लिख रहे हैं चरिमम्मी गुणहाणीण दिवड्ढम। चरिमम्मी का मतलब अंतिम समय में कितने सत्ता में रहेंगे? ये लिख रहे हैं गुणहाणीण दिवड्ढम द्विअर्धम। द्विअर्धम का मतलब दूसरा आधा लेना, एक पूरा और दूसरा आधा, तो कितना हो गया? 1.5 गुणहानि। 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु अंतिम समय में उदय में रहेंगे। 1.5 गुणहानि कितनी होगी? 1 गुणहानि कितनी लगाई अपन ने? 8 समय की, तो 1.5 कितने की होगी? 12। अब 12 का गुणा करें समय प्रबद्ध में 6300 में, तो 12 का गुणा जब 6300 में करेंगे, जितने परमाणु निकलेंगे कुछ कम परमाणु इस समय सत्ता में होंगे, क्योंकि इस समय पूर्व के परमाणुओं की भी तो संख्या का जोड़ करेंगे हम। जैसे मान लो प्रथम समय में 512 उदय में आए थे, तो जितने ये परमाणु हैं ये सत्ता में आ गए कि नहीं आ गए? ये सब जुड़े हुए हैं। हमारे पास 6300 थे, खर्च किए 512, तो 6300 में से 512 जाएंगे, लगभग 5800 परमाणुओं का स्टोरेज हो गया। दूसरे समय में हमने फिर 6300 लिए, तो हमारे पास 5800 पहले के थे और 6300 फिर आ गए, तो लगभग हमारे पास 12000 हो गए। अब इन 12000 में से खर्च कितना होगा? 512 होगा दूसरे समय वाले का और पहले समय वाले का 480, केवल 900, तो 12000 में से लगभग 1000 कम हुआ, 11000 फिर स्टोरेज हो गया। ऐसे स्टोरेज होते होते इधर सबसे ज्यादा परमाणुओं का संचय होगा। कितना संचय होगा? 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। अब ये जोड़ घटाना आपको करना पड़ेगा। ये जोड़ घटाना जितना भी आप करेंगे उतना ये विषय समझ में आएगा। नहीं करेंगे तो केवल बोर्ड पर समझाने से ये विषय थोड़ा सा कठिन है, इतना आसान नहीं है कि हम पूरा आपको समझा दें, क्योंकि वो समय बार बार सुनते सुनते आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इसको आप चार्ट से पढ़ें, समझें तो समझ में आएगा। इसमें केवल समझना इतना है, कोई भी कर्म या नोकर्म परमाणु का जब बंध हम करते हैं तो समय प्रबद्ध प्रमाण करते हैं। वो जो हमने बंध किया, जितनी उसकी स्थिति होगी उतनी स्थिति प्रमाण ये ऐसे बट जाएगा। पहले समय में सबसे ज्यादा परमाणु उदय में आएंगे, फिर इनकी एक गुणहानि बनती है,
फिर ऐसे अनेक गुणहानि होती है, उनको नाना गुणहानि कहते हैं। एक गुणहानि अंतर मुहूर्त परमाणु होती है, तो अंतर मुहूर्त में जितने समय होंगे उतनी लंबी उसकी लंबाई बनेगी, तो वो गुणहानि आयाम कहलाएगा। ऐसे अपन को समझना है। तो इधर इन्होंने बता दिया कि प्रारंभ के 3 शरीर औदारिक विक्रिया कहा रखी तो अंतर मुहूर्त परमाणु गुणहानि है। तेजस और कार्मण की पल्य के असंख्यात विभाग परमाणु गुणहानि है। प्रति समय एक समय प्रबद्ध का हम बंद करते हैं, एक समय प्रबद्ध का उदय में आता है, और अंत समय में 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध परमाणु प्रति समय हमारे सत्ता में बने रहते हैं। ये इसमें बताया है। आगे कुछ और शरीरों की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपन कल समझेंगे। आज की कक्षा में अपन ने बहुत गहन विषय को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया है। कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्रयास करें समझने का ग्रंथ से पढ़ करके, और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इस विषय को छोड़ दें। इतने ही समझे कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु धीरे धीरे करके पूरी स्थिति प्रमाण में उदय में आते हैं, और उनके एक एक कॉलम बनते हैं। एक एक कॉलम को गुणहानि, नाना गुणहानि, और एक कॉलम के समयों को अपन गुणहानि आयाम कहते हैं। जो भी कर्म हम मानते हैं, प्रथम समय में सर्वाधिक उदय में आएंगे और अंत समय में सबसे कम परमाणु उदय में आते हैं। इतना विषय अपन को याद रखना है। बाकी विषय पर चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।